विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, 14 बीघा, ऋषिकेश। आज हमने भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ना है, ठीक है। उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा कि प्री में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में कैसे लिखा जाता है। चलो जी, तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा बनी। एक क्वेश्चन तो यही बनता कि संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिशों पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर हुआ। किसकी? कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर हुआ। फिर बोलेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो मैंने बताया था आपको कि 9, 11 और 13 ये 3 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे? 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन अस्थायी। कैसे बनते हैं? ये सच्चिदानंद सिन्हा वही हैं जिनके अखबार का नाम सर्च लाइट है। क्या है? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा हट जाते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डेट ही हो गई 9, 11, फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या करते हैं, पेश करते हैं। बताते हैं कि भाई हम संविधान सभा में जो बैठे हमारा उद्देश्य है क्या। बाद में वो पास कब होता है? 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाता है? पास हो जाता है। वही हमारा प्रेम्बल है, ठीक है। बार बार बताता रहूंगा मैं ताकि बार बार आपको क्या होता रहे, याद होता रहे। तो पहली बैठक बैठी वही 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर बैठी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। उस पर्टिकुलर जगह क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल को वर्तमान में क्या कहते हैं, तो संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, उसको पहले कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बोलते थे, अब उसको बोलते हैं केंद्रीय कक्ष, संसद भवन, ठीक है। सभा में जो वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी अध्यक्ष बने, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। अब उपाध्यक्ष बहुत कम लोग पढ़ते हैं भाई, क्या? हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन? हरीश चंद्र मुखर्जी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। तो इस पर ध्यान देना आपने। सच्चिदानंद सिन्हा सभी लोग पढ़ते हैं, हरीश चंद्र मुखर्जी कम लोग पढ़ते हैं। तो उपाध्यक्ष कौन बने? H.C. मुखर्जी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर संवैधानिक सलाहकार कौन बने? बार बार पूछ रहा है, यूके SSS भी पूछ रहा है, लोक सेवा आयोग भी पूछ रहा है। B.N. राव। कौन बने? B.N. राव, ठीक है। फिर ये बता ही दिया मैंने, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। वो आगे चलकर आप मतलब हमारे संविधान में क्या बनी? प्रस्तावना बनी, प्रेम्बल बना। इतना समझ में आ गया, ठीक है। जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा जेएल नेहरू ने, तो क्या कहा गया था? इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत एक पूर्णतया स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को क्या बोलते हैं? सॉवरेन गणराज्य होगा। क्या होगा? स्वतंत्र होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, गणराज्य होगा। वह अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगा। भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा, और भारतीय संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। कौन होगी? जनता होगी। समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी, खास ध्यान देना आपने। इसके साथ ही नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मैंने बताया आपको 3 तरह के न्याय मिलते हैं। प्रेम्बल 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, 2 प्रकार की समानताएं देता है। तो 3 प्रकार के न्याय कौन है? SEP, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार के न्याय कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता, 2 प्रकार की समानताएं कौन सी हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समता की गारंटी तथा अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ों के लिए विशेष रक्षा के उपायों का संकलन भी व्यक्त किया गया था। बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी अन्य किताबों में आपको पूरा मिल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ क्या था, जो नेहरू ने क्या किया, पेश किया था, ठीक है।
उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया। संविधान सभा द्वारा गठित समितियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक हो गई प्रक्रिया संबंधी, एक हो गई विषय संबंधी। प्रक्रिया संबंधी समितियां और दूसरी हो गई विषय संबंधी समितियां। प्रक्रिया संबंधी समितियों में कौन कौन सी समितियां होती थी? एक होती थी प्रक्रिया नियम समिति, एक होती थी अधिकार समिति, एक होती थी सभा समिति, एक होती थी परिचालन समिति, हिंदी व उर्दू अनुवाद समिति आदि प्रक्रिया संबंधी समितियों में रखे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो फिर दोबारा कि प्रक्रिया संबंधी समितियां, जल्दी से इस तरफ क्वेश्चन बना नहीं है, पर जिस प्रकार से समय बदल रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रक्रिया संबंधी समितियां कौन सी थी। तो नंबर 1 प्रक्रिया नियम समिति। अब 1-2 करके याद करो। प्रक्रिया नियम, दूसरा अधिकार समिति, दूसरा, तीसरी सभा समिति, चौथी परिचालन समिति, चौथे नंबर पे परिचालन समिति, 5वें नंबर पे हिंदी व उर्दू अनुवाद समिति। समझ में आ गया? दूसरे प्रकार की समितियां इंपॉर्टेंट होती हैं विषय संबंधी समितियां। विषय संबंधी समितियां, अब इसमें सबसे पहले होती है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? कितने सदस्य थे? 7 थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 थे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भाई अन्य 6 सदस्य और कौन थे? तो सबसे पहले नाम याद रखना आपने, एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन याद रखना है? मैं यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा, जब टेस्ट लूंगा तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे थे के एम मुंशी। कौन थे? तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी। चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 5वें थे बीएल मित्रा। कौन थे? बीएल मित्रा बाद में हट गए, उनके स्थान पर किसने? एन माधव राव। ये यूपी वालों ने पूछा कि जब बीएल मित्रा हट गए उनका स्थान किसने लिया प्रारूप समिति में? आंसर एन माधव राव ने। उसके बाद हैं डीपी खेतान। क्वेश्चन पूछा यूपी में या यूपीएससी में पूछा गया था कभी कि कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? आंसर डीपी खेतान। ठीक है, और यूपी में पूछा गया कि डीपी खेतान का स्थान किसने लिया? तो आंसर टीटी कृष्णमाचारी। किसने? ठीक है जी। तो विषय संबंधी समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति। उसके अलावा और कौन? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, रियासत समझौता समिति, अल्पसंख्यक समिति, झंडा समिति, परामर्श समिति। ये सब क्या थी? विषय संबंधी समितियां थी। अब क्या होता है इसमें कि भाई इन समितियों के ना अध्यक्ष पढ़ने पड़ते हैं आपको। क्या पढ़ने पड़ते हैं? जैसे हमारे समय में बार बार पूछता था झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या थे? फ्लैग, झंडा बोलते हैं। ट्राई कलर फ्लैग है हमारा। कितने रंग होते हैं ट्राई कलर फ्लैग में? 4 रंग होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आजकल 5 देखे जा रहे हैं। कैसे? शहीदों जो शहादतें होती हैं बॉर्डर पर, तो जब उन पे लिपट कर तिरंगा आता है तो उनमें भी क्या होता है? मतलब एक, भाई करते नहीं है ऐसा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, किसी बच्चे ने बोला कि मैंने तो 5 कलर देखे हैं कि जब मेरे पापा लिपट के आए तो उसमें खून भी लगा होता, रेड कलर। तो ये बड़ा क्या है, दुखदाई है कि देश में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा शहादतें हो रही हैं। कारण क्या है? आतंकवाद। सीमा पर जो आतंकवाद है, नहीं मान रहे हैं वो। ठीक है, समझाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा ढंग से उनको। किनको? पड़ोसियों को। ठीक है, तो झंडा समिति पूछता था बार बार। तो भाई हाँ, तो जब हम लोग करते थे उस समय क्या होता था? आंसर जेबी कृपलानी। और फिर बाद में जब शोध हुआ तो नया पता चला कि अब कौन है झंडा समिति के अध्यक्ष? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय जेबी कृपलानी पे नंबर भी मिलते थे। पहले जेबी कृपलानी को बोलते थे, लेकिन अब जब नए शोध हुए, एनसीईआरटी ने चेंज किया, तो उसके बाद अब कौन बोलते हैं? हम राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं। तो पुराने अगर लोग, कोई 42 साल तक होता है पीसीएस की आयु, अगर कोई कर रहा हो और पुराना व्यक्ति हो तो कृपया यहाँ पर ध्यान दें विशेष कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है।
प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मैंने बता दिया। संघ संविधान समिति है, मैंने अपनी आंखों से प्रश्न दिए हैं, कई बार टैकल किए हैं मैंने। अलग अलग स्टेट में जब मैंने पीसीएस दिए तो मैंने कई स्टेटों में देखा कि संघ संविधान समिति बहुत बार क्वेश्चन बना, एसएससी में बना, सीडीएस में बना, असिस्टेंट कमांडेंट में बना, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति। ऐसे ही प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंस, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं अपनी आंखों से। क्या करना है, याद करना है भाई, क्या करना है। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज, है ना। तो माइनॉरिटी की जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कोई उपसमिति भी थी भाई, उपसमिति देखना। हाँ, मूल अधिकार की उपसमिति के जे बी कृपलानी थे। कौन थे? अब ध्यान देना, पता चला खाली आपने मूल अधिकार पढ़ लिया, उप नहीं पढ़ा, और समिति आपके दिमाग के पेपर में होता है ऐसा, और अध्यक्ष पूछा और आपने क्या कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया। तो ये गलती मत करना। मैंने कहा मूल अधिकार पे और अल्पसंख्यक पे समिति भी बनी थी और उपसमिति भी बनी थी। तो जब समिति बोलेगा तो भाई मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, कमेटी, क्या कमेटी, तब आपने बोलना सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब बोलेगा मूल अधिकार संबंधी उपसमिति, तब आपने बोलना जे बी कृपलानी। और जब बोलेगा अल्पसंख्यक उपसमिति, तब बोलना आपने एच.सी. मुखर्जी। क्या बोलना है? इन 4 पॉइंट्स को एक साथ याद करना। क्या करना? हाँ, ध्यान रहे। मेरे अनुभवों से सीखने का प्रयास करो कि कहां पर गड़बड़ होती है, क्या होती है, कहां पर गड़बड़ होती है। तो ठीक है जी, झंडा समिति मैंने कह दिया आपको। अब राजेंद्र प्रसाद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। रियासत समिति, देसी रियासतों से वार्ता करनी थी ना भाई, तो रियासत समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो फिर दोबारा क्या है कि जितनी भी देसी रियासतें हैं उनको भारत में मिलाने का श्रेय किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को है। पहला ऑप्शन देगा वो आपको। क्या करेगा? ताकि आप भ्रमित हो जाएं और तुरंत लगा दें क्या, पटेल जी ने ठीक है भारतीय रियासतों को भारत संघ में मिलाया, लेकिन जो रियासत समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, अजात शत्रु। समझ में आया? हाँ, अजात शत्रु भी बोला जाता है इनको। तो ठीक है जी, देसी रियासत समिति। संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब संचालन और नियम भी याद करना है। अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपको कि निम्नलिखित में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? अब क्या होगा? तो जिनके थे वो याद कर लो। तो किन किन के थे? झंडा समिति के थे, रियासत समिति के थे, देसी रियासत समझौता समिति के थे, संचालन समिति के थे, नियम समिति के थे। तो देसी रियासत समझौता समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 5 हमने 5 समितियों में याद करना है नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। कितने में? इससे बाहर अगर दिख जाए तो उसको आउट कर देना, ठीक है। अब देखो, एक होता संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेएल नेहरू। और यूपी वालों ने फंसाया हमें। हम भी यूपी में थे पहले भाई, पैटर्नल स्टेट जो है वो यूपी है, तो तब हम यूपी में थे तो यूपी के पेपर देते थे, ठीक है ना। मैं सन 98 99 की बात कर रहा हूँ, 1998 99 97 तब की बात कर रहा हूँ मैं। 2000 जब तक उत्तराखंड नहीं बना था, तो तब उत्तर प्रदेश के थे तो उत्तर प्रदेश का बरेली जाते थे पेपर देने। तो वहां पर कैसे झांसा हुआ कि हमने संघ संविधान समिति याद कर लिया, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या थे? अब इतना तो समझ ही गए थे कि थोड़ा बारीकी से पढ़ना है। और जैसे शक्ति आया तो पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू था, लेकिन दिमाग ने काम ही नहीं किया क्योंकि पढ़ा नहीं था ना। तो ये लगा यार इसने घुमाया होगा जरूर, क्योंकि घुमाता था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। हमने कहा शक्ति है, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, अब दूसरा लगाना पड़ा। जैसे बोलते हैं ना, एक उम्र होती है जब क्या करता है आदमी, रिस्क लेता है। हालांकि बाद में समझ में आया कि ज्यादा रिस्क ठीक नहीं होता है। तो क्या हुआ कि उसके जेएल नेहरू निकले बाद में। घर में आके देखते थे हम लोग, अरे यार ये तो जेएल नेहरू ही थे। तो अब याद करना है आपने कि संघ संविधान समिति के भी जेएल नेहरू और संघ शक्ति समिति के भी कौन? जेएल नेहरू। समझ में आया? हाँ जी।
फिर जी कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के कौन? के एम मुंशी। ये के एम मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य भी हैं। ये के एम मुंशी कहाँ? आपके कार्य संचालन समिति में भी है। कहाँ? प्रारूप समिति के सदस्य भी तो हैं के एम मुंशी, और साथ में कार्य संचालन समिति में भी के एम मुंशी। ठीक है जी। फिर सर्वोच्च न्यायालय समिति, तो इसमें बने भाई एच वारदाचार्यार। ये मैंने अपने 21 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, उससे पहले मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँगा, तो मैंने अगर बोल रहा हूं कि मैंने 1987 के बाद के जो पेपर हैं उनको एनालिसिस कर रखा है उस जमाने में। तो मैंने क्वेश्चन कभी नहीं देखा कि ये आया हो कभी, क्या सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच वारदाचार्यार। लेकिन अगर यूपीएससी या कोई ऐसा पेपर जिसमें बहुत सारे लाखों लोगों ने फॉर्म भरा हो, बाहर करने के लिए मुझे एक क्वेश्चन डालना पड़ेगा। कौन सा? तो याद कर लो, हो सकता है अगला पेपर वैसे ही हो आपको बाहर करने के लिए। एच वारदाचार्यार। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच वारदाचार्यार थे। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेएल नेहरू। जेएल नेहरू जिसके सदस्य अध्यक्ष थे वो याद करना पड़ेगा आपको। अभी तक कहाँ पढ़ा हमने? संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, अब हम पढ़ रहे हैं राज्य समिति। राज्य समिति के भी कौन थे? जेएल नेहरू। तो अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं बोलता कि निम्नलिखित में से जेएल नेहरू किस किस के अध्यक्ष थे या किसके नहीं थे, तो 3 तो ये देता नहीं थे मैं, 3 ये देता मैं। कौन से? संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति। और चौथा मैं देता कौन सा? क्या देता मैं? एक ऑप्शन और देता आपको। नहीं, झंडा समिति तो नहीं, इतना अरे ऐसे थोड़े फंसाया जाता है, ट्रैप जाल अच्छे से डाला जाता है, ऐसे थोड़ा डाला जाता है। कुछ ऐसा डालता मैं जिसमें, हाँ, मैं प्रत्यय पत्र संबंधी समिति में डालता जेएल नेहरू को। क्या? प्रत्यय पत्र संबंधी समिति। तो ये इसमें प्रत्यय पत्र, क्रेडेंशियल लेटर मतलब समझते हो आप क्या होता है? वैसे प्रत्यय पत्र उसको बोलते हैं कि जब कोई राजदूत हमारे देश में आता है तो वो एक क्रेडेंशियल लेटर लेके आता है अपने राष्ट्रपति का, या उसका जो राष्ट्राध्यक्ष होगा उसको लेके आता है। तब हमारे राष्ट्रपति जब साइन करेंगे तब उसको एम्बेसी क्या होती है? अलॉट होती है। समझ में आया? अब मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों देता? ताकि आप फंसो। क्योंकि जेएल नेहरू ने जब बने थे तो विदेश अपने पास रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? विदेश अपने पास रखा हुआ था। इसीलिए जो आपकी विदेश नीति है उस पर किसका असर देखा जाता है? जेएल नेहरू का असर देखा जाता है। किस पर? शुरू के कई सालों तक जब हम देखते हैं विदेश नीति को पढ़ते हैं तो उसमें जेएल नेहरू का प्रभाव दिखता है। किसी भी सरकार में इतना दम नहीं था। जो जेएल नेहरू तो चले गए थे, 64 में डेथ हो गई थी, उसके बाद भी सरकारें चलती रही, लेकिन किसी ने भी क्या नहीं किया? विदेश नीति को मतलब चेंज होती भी नहीं है वैसे, लेकिन मैंने कहा उसको चेंज करने का प्रयास नहीं किया गया। इतना समझ में आया? ठीक है। तो मैं ये देता, तो जो पढ़ा लिखा होता ना वो सोचता कि जेएल नेहरू, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बने थे इंटरिम गवर्नमेंट में तो विदेश अपने पास रखा था, तो प्रत्यय पत्र वाले में भी जरूर अपने पास रखा होगा, लेकिन नहीं। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले लोकसभा अध्यक्ष भी हैं ये। गणेश वासुदेव मावलंकर कौन है? पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं। हाँ, तो क्योंकि संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। समझ में आ गया? अब पहले उपाध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? लोकसभा के, हाँ, आवास समिति, तब तक आप ढूंढ के रखो, आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर क्या थे? पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे। ठीक है। और सीधे आ जाऊं मैं, वर्तमान में कौन है अध्यक्ष उपाध्यक्ष? तो टाइम नहीं है इतना, याद कर लेना वर्तमान में कौन है। हर चीज को मोबाइल पे मत ढूंढा करो। मैंने कहा नहीं एक दिन नाम पूछूंगा, वो भी मोबाइल पे ढूंढोगे आप, मेरा नाम क्या है।
तो गणेश वासुदेव मावलंकर क्या है, संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं। इतना क्लियर हो गया। आवास समिति के कौन है, बी पट्टाभी सीतारमैया। कौन है, बी पट्टाभी सीतारमैया। कोई दिक्कत नहीं, भी नए बच्चे हो, अभी 1-2 महीने हुए आपको ज्वाइन किए हुए, आपसे कोई शिकायत नहीं है अभी, है ना। नए बच्चे हो, अभी सीख रहे हो, बैच अभी अभी शुरू हुआ, बट याद करना शुरू कर लो अब, ठीक है। तो आवास समिति के कौन है, पट्टाभी सीतारमैया। कौन है भाई, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी की हार मेरी हार किसने कहा था, महात्मा गांधी। कब कहा था, कब कहा था, त्रिपुरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। हाँ, त्रिपुरी संकट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, त्रिपुरी संकट बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस का नाम याद दिलाना पड़ेगा। 2 बार अध्यक्ष बने थे, एक बार बने थे हरिपुरा 1938। कब बने थे, 1938 हरिपुरा अध्यक्ष बन गए, ठीक है। 1930 हरिपुरा गुजरात में पड़ता, कहाँ पड़ता है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, फिर उठ गए कौन, सुभाष चंद्र बोस। और गांधी के प्रत्याशी कौन, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी की हार मेरी हार किसने कहा, गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस फिर जीत गए, बताया था मैंने। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी का गठन किया। उसके बाद बताया था मैंने क्या, उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा, क्या पूछा, कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। पट्टाभी सीतारमैया नहीं बने। कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और फिर बताया था मैंने कि सुभाष चंद्र बोस नजरबंद हो गए, फिर उन्होंने वहां से जियाउद्दीन पठान के नाम से पासपोर्ट पर अफगानिस्तान गए, फिर ऑर्लैंडो मोसेडो के नाम से जर्मनी गए, बताया था। हाँ जी, याद कीजिए। तो अल्लादी कृष्ण, अच्छा, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के कौन थे अध्यक्ष भाई, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। क्या थे, अल्पसंख्यक उप समिति। अब अल्पसंख्यक उप समिति हरीशचंद्र मुखर्जी बता दिया मैंने शायद, ठीक है। उसके बाद पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असोम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति। तो वहीं के व्यक्ति को बनाना था। किसको बनाया, गोपीनाथ बारदोलोई को। किसको बनाया, गोपीनाथ बारदोलोई, ठीक है। उसके बाद अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र, ठीक है, असोम को छोड़कर, असोम के क्षेत्रों को छोड़कर, उसमें किसको बनाया, एवी ठक्कर। ठक्कर बप्पा, एवी ठक्कर। किसको बनाया गया, एवी ठक्कर को बनाया गया। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखो, सबसे कम इंटरेस्ट किस पे लिया आपने, अपवर्जित क्षेत्रों में, है ना। मैं वहीं से क्वेश्चन बनाऊंगा। जहां पे आप सोचना बंद करोगे टेस्ट में, आपको वहां से क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, आप अपने इंटरेस्ट को मत देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। पता चला आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है और हिस्ट्री पढ़ रहे सुबह शाम दिन रात, तो पेपर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। कितने नंबर देगा हिस्ट्री, 15 नंबर। उत्तराखंड कितने नंबर देगा, 40 नंबर। ज्यादा ध्यान किस पे देना, उत्तराखंड पे। अगर ग्रुप सी दे रहे हो आप तो उत्तराखंड ज्यादा पढ़ना है आपने, ठीक है। हिस्ट्री कितना, या किसी भी पेपर में, पीसीएस के पेपर में भी हिस्ट्री कितना नंबर देगा आपको, 15 नंबर, 20 नंबर, इतना ही देगा। ज्योग्राफी कितने देगा, 15-20 नंबर। तो भाई सबको पढ़ना है। खाली इतिहास पढ़ के आप नेट निकाल सकते हो, खाली इतिहास पढ़ के आप पीसीएस और आईएएस नहीं निकाल सकते। इतना समझ में आया, ठीक है। अब भाई आगे कुछ लोग देखे मैंने, एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं, भाई एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि क्या हो जाएगा। ऐसे में नहीं होता, थोड़ा थोड़ा जर्नलिस्ट बनना पड़ता है। सारे सब्जेक्ट क्या करने पड़ते हैं, कवर करने पड़ते हैं। दिन को बांटना पड़ता है, इतिहास इतना घंटे, भूगोल इतने घंटे, पॉलिटी इतने घंटे, तब कौन सा, इकोनॉमिक्स इतने घंटे, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, साथ में फिर और भी है, एनवायरनमेंट है, उत्तराखंड इतने घंटे, यानी टाइम मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं। और तेजी से पढ़ना है, ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक एक ही पेज लेके बैठे हुए। समझ में आया, ठीक है। चलो जी, संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा की परामर्श समिति ने सर्वप्रथम 17 मार्च 1947 को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में उनके विचार जानने के लिए प्रश्नों की सूची भेजी और संविधान सभा के सदस्यों को
संवैधानिक पूर्ण दृष्टांत के नाम से विश्व के विभिन्न देशों के पूर्व दृष्टांत 3 प्रतियों में प्रदान किए। इसमें लगभग 60 देशों के संविधानों के मुख्य अंशों को उद्धृत किया गया था। शुक्र है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे आप। 60 देशों का संविधान पढ़ना था उसमें। कितने देशों का? जो हमारा संविधान है उसमें हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि हमने कौन सी चीज कहां से ली। तो भैया कई देशों से ली, ठीक है। 1935 भारत सरकार अधिनियम का 75% है, लेकिन अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों से ली। मोटा मोटा जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मूल अधिकार कहां से लिए? अब देखो तो यूएसए से लिए। मूल कर्तव्य कहां से लिए? फॉर्मर यूएसएसआर से लिए। एकल नागरिकता कहां से ली? ब्रिटेन से ली। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से ली? ब्रिटेन से ली। सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए। सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली कहां से ली? जापान के मेजी कॉन्स्टिट्यूशन से ली। आपात बंद कहां से लिए? जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया, ठीक है। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करने की जो प्रथा है, जो राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत करता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में ख्याति लब्ध 12 व्यक्तियों को या लब्ध प्रतिष्ठित 12 व्यक्तियों का मनोनयन, ये कहां से लिया? ये आयरलैंड से लिया, हमने लिया है ना। मतलब आगे पीछे करके बता रहा मैं, ठीक है। ऐसे ही हमने न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहां से लिया? यूएसए से लिया। कहां से लिया? यूएसए से। क्रम में बाद में बताऊंगा मैं। अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैंने पेपरों में देखे होंगे, मैं जिग जैक में क्या कर रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली? आंसर साउथ अफ्रीका के संविधान से ली। कौन सा आर्टिकल होता है संविधान संशोधन में? आर्टिकल 368। एकमात्र आर्टिकल 368। ऐसे ही करके मैंने वीडियो में बताया था और वो पेपर में बना था आरओ में बना था या किसी पेपर में बना था? मैंने बताया था पार्ट 20। पूर्व गोरी सरकार जब साउथ अफ्रीका में थी, वहां से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली थी। क्या ली थी? प्रक्रिया ली थी, शक्ति नहीं ली थी। क्या नहीं ली थी? हाँ, तो आगे चल के पढ़ेंगे आप। जब लोग पूछेंगे, जब अलग अलग लोग पूछेंगे कि भाई क्या संविधान में संशोधन कर सकते हैं, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, तब कोर्ट पकड़ेगा उस बारीकी को कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? तब संसद कहेगी कि चूंकि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो लो अभी शक्ति डाल देते हैं। तो क्या करते हैं? संविधान संशोधन करते हैं, उसी में 2, 3, 4 करके अपनी शक्ति को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। लेकिन एक गलती कर देते हैं। इंदिरा गांधी का कार्यकाल होता है, क्या करते हैं गलती? बोलते हैं असीमित शक्ति है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहता असीमित नहीं हो सकती शक्ति। क्या नहीं हो सकती? बेसिक स्ट्रक्चर भी तो कोई चीज होती है भाई, मूल ढांचा भी तो कोई चीज होता है संविधान का। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्योंकि संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ठीक है जी, आपने शक्ति डाल दी, आपको संविधान संशोधन करने की शक्ति है, बट असीमित नहीं है। जहां पर मूल अधिकारों का हनन होगा या जहां पर हमें लगेगा कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आप क्या कर रहे हो? डिफॉर्म, मतलब उसको विकृत कर रहे हो, तो वहां पर आप पर क्या लगाया जाएगा? प्रतिबंध लगाया जाएगा। उसको हम असंवैधानिक घोषित कर देंगे। क्या कर देंगे? असंवैधानिक घोषित कर देंगे। समझ में आया? आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, होमवर्क है आपके लिए। 9वीं अनुसूची में कहा गया है कि यदि संविधान ने कोई कानून बना दिया और उसे 9वीं अनुसूची में रख दिया तो वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाता। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या माननीय उच्चतम न्यायालय 9वीं अनुसूची के अंदर जाकर किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है कि नहीं? यदि कर सकता है तो ये व्यवस्था कब, मतलब ये डिसीजन कब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, किस वाद में दिया? ये आपके लिए होमवर्क है। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। क्या है? आपकी समझ में आया प्रश्न? 9वीं अनुसूची में कानून बना दिया संसद ने, माना, वैसे तो अभी नहीं बना है, माना। जैसे बीच में प्रमोशन रिजर्वेशन बिल को बहन मायावती कह रही थी कि प्रमोशन रिजर्वेशन बिल को क्या करो, कानून बनाओ और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दो। माना अगर ऐसा होता है भविष्य में,
क्या सुप्रीम कोर्ट अंदर जाकर 9वीं अनुसूची के अंदर से उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है या नहीं, और अगर कर सकता है तो किस वाद के तहत, किस वाद में उन्होंने ये डिसीजन दिया और कब दिए हैं, ये समझ में आ गया। तो यूपीएससी में प्री में हो सकता है इस प्रकार का आपसे क्या हो, प्रश्न पूछा जाए। चलो जी आगे है भाई 60 देशों के संविधानों के मुख्य अंशों को उद्धृत किया, ये समझ में आ गया। तो मैं सारा नहीं बताया अभी, और भी बहुत सारे स्रोत हैं संविधान के, जो स्रोत हैं विदेशों से, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी उसमें, ठीक है। तो मैं आगे बता रहा हूं, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल सदस्यों द्वारा भेजे गए उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, इस रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। ड्राफ्ट बोलते हैं, प्रारूप मतलब पहला ड्राफ्ट तैयार कर दिया, कब, 1947 अक्टूबर में, जिसे कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अभी पहला प्रारूप बना, याद करने की जरूरत नहीं है उतना, उसमें कितने 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। पूछने वाला हो सकता है पूछ ले कभी कि जब पहली बार पहला प्रारूप तैयार किया गया तब कितने अनुच्छेद थे, तो 243 थे। कितनी अनुसूचियां थी, 13 थी। अभी और बनेंगे आगे, ये बढ़ेगा अब आगे, ठीक है। बी एन राव द्वारा तैयार संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया था, ठीक है। प्रारूप समिति ने संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के उपरांत उसे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए रखा, जिसमें कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी थी, 315 और 8 अनुसूचियां थी। ये भी ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि लास्ट में पढ़ेंगे हम कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप में संशोधन हेतु बड़ी संख्या में टिप्पणियां, आलोचनाएं, सुझाव दिए गए, जिस पर विचार के पश्चात पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का प्रारूप समिति ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात इस प्रारूप की प्रतिलिपियां संविधान सभा के सदस्यों को प्रदान की गई। संविधान सभा में इस प्रारूप पर 3 वाचन हुए। अब यहां से इंपॉर्टेंट होता है भाई, क्या होता है, 3 वाचन हुए। भाई बी एन राव ने अपने दे दिए आर्टिकल और अनुसूचियां, फिर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी दे दी कि 315 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। अब वाचन होगा ना, संविधान सभा का काम क्या है, वाचन। 3 वाचन होंगे, इनकी डेट याद करनी पड़ेगी आपको। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। कब से कब तक, 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन कब, 14 से 26 नवंबर 1949, 26 डे ऑफ नवंबर 1949। और प्रियम्बल में पढ़ा है आपने, दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा डू हियर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड टू गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बोलते हैं ना, अंगीकृत करते हैं। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को यह तय किया गया कि हम प्रत्येक 26 नवंबर को क्या मनाएंगे, विधि दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, विधि दिवस, लॉ डे। समझ में आया, ठीक है। किस रूप में मनाते हैं भाई, 26 नवंबर को किस रूप में मनाते हैं, अरे यार कहाँ रहते हो भाई, 26 नवंबर को किस रूप में मनाते हैं हम, अभी बोला है मैंने, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं, हाँ तो एक तरह से विधि भी बोल सकते हैं आप, संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है जी, आगे डेट याद हो गई, क्या क्या बोला मैंने। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, और तीसरा 14 से 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलो जी। तो अब दूसरे वाचन में संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए। कितने, 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए।
2437 को स्वीकार कर लिया गया। इस वाचन की प्रमुख विशेषताएं यह थी कि सभी प्रश्नों पर निर्णय लगभग पूर्ण सहमति से लिए गए थे। यह वाचन संविधान के 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक चला। इसमें अभी तक कुछ भी आपके प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई अगर मनोरूप से वो होगा तो हो सकता वो ये पूछ ले कि वाचन संविधान के किस अधिवेशन से किस अधिवेशन तक दूसरा वाचन चला, तो 7वें से 10वें अधिवेशन तक दूसरा वाचन चला। इतना समझ में आ गया। तीसरा वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो अभी इसमें ज्यादा हमने अंदर तक नहीं पढ़ना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ और इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 284 याद करना पड़ेगा। 284 ग्रुप सी के पेपरों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी कभी नहीं पूछती और ना ही मुझे नहीं लगता कि लोक सेवा आयोग भी पूछेगा, पर फिर भी याद कर लीजिए 284 लोगों ने क्या किए, हस्ताक्षर किए। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी। इन 8 के नाम निकालिए जल्दी। आरओ में पूछा कौन थी इन 8 महिलाओं में एक, तो मैं कुछ कुछ बता देता हूं। श्रीमती सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। बाकी के नाम आप बताओ। श्रीमती सरोजनी नायडू, भारत कोकिला, नाम सुना है, भारत कोकिला बोलते थे सरोजनी नायडू को। कौन थी ये बताओ? अरे भारत कोकिला तो थी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोल दिया मैंने। भारत कोकिला को ही इंग्लिश में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं। नाइटिंगेल मतलब कोयल। बड़ी मधुर थी इनकी आवाज, है ना। कभी यूएन में देखना, इनका एक भाषण है, अपने उस पर जाना यूट्यूब पर। तो ये राज्यपाल भी रही भाई। कहां की? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। कौन? प्रथम। ये तो भाई बड़ा चिंता का विषय है। कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट। अगर आप मेरे से बोलें तो पहली महिला प्रेसिडेंट ये नहीं है। पहली महिला प्रेसिडेंट हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्षा हैं वो है कौन? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो हैं वो सरोजनी नायडू, जिन्होंने यहीं जन्म लिया। क्योंकि एनी बेसेंट जो है बाहर की हैं, विदेशी हैं। क्या है? और जो सरोजनी नायडू हैं तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। भाई पूरे जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ते हैं ना, 3 महिलाएं पढ़ते हैं हम। कितनी? 3 महिलाएं। एक पढ़ते हैं एनी बेसेंट सबसे पहले, दूसरी पढ़ते हैं सरोजनी नायडू और तीसरी पढ़ते हैं नेली सेन गुप्ता। कौन पढ़ते हैं? नेली सेन गुप्ता। इन तीनों के सन देख लेना और जगह देख लेना कहां कहां पर रही है। ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल, सरोजनी नायडू जो रही ना, बहुत आसान है याद करना। 1924 में महात्मा गांधी रहे भाई। कौन रहे? 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे। कौन सा अधिवेशन था? महात्मा गांधी ने सिर्फ कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की। कहां पर की? बेलगाम अधिवेशन। कहां पर? बेलगाम कहां पड़ता है? कर्नाटक में। बेलगाम मत बोलना, बेल अलग बोलना, गाम अलग बोलना। कुछ लोग बेलगाम बोलते हैं, बेलगाम नहीं है वो, बेलगाम अधिवेशन। कहां? कर्नाटक में। डांट इसलिए रहा हूं ताकि याद हो। क्या हो? बेलगाम 1924 में गांधी जी बनते हैं, 25 में सरोजनी नायडू बनती है, जबकि जो एनी बेसेंट है वो 17 में बन जाती है शायद। चेक कीजिएगा। मैं ये नहीं पूछा मैंने, लेकिन आपने आंसर दिया कि पहली महिला अध्यक्ष। मैं ये पूछ रहा हूं कि वो गवर्नर रही हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही हैं, पहली गवर्नर रही हैं। हाँ, तो पहले मुख्यमंत्री कौन? उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत भाई, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। और पहली गवर्नर कौन? सरोजनी नायडू। क्या उत्तर प्रदेश में पहली महिला कोई मुख्यमंत्री रही है? उत्तर प्रदेश का पूछ रहा हूं मैं। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, डॉटर ऑफ जेबी कृपलानी है।
कंफर्म नहीं हूं मैं, इधर चेक कर लेना। सुचिता कृपलानी कंफर्म हूं, बट क्या है जेबी कृपलानी से क्या बेटी हैं क्या है वो देख लेना आप। चलो जी, तो भाई क्या 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए भाई। महिलाएं थी 8 महिलाओं के नाम अभी तक नहीं बताए आपने। कौन कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू मैंने बता दिया, हंसा मेहता मैंने बता दिया, दुर्गाबाई देशमुख मैंने बता दिया। अन्य महिलाओं के नाम बताइए भाई कौन कौन थी। लास्ट के दिन 8 महिलाओं ने साइन किए, जिन्होंने अंगीकृत करने वाले दिन। 15 महिलाएं नहीं पूछ रहा हूं मैं। जब लास्ट में साइन होते हैं ना 26 डे ऑफ नवंबर को 1949 को। फिलहाल आगे बता देता हूं मैं। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 11। कितना समय लगा? पहले पूछते थे ऐसे, पहले पूछते थे 2 साल 11 महीने 18 दिन। बड़े खुश होते थे हम भी जब ये याद हो जाता 2 साल 11 महीने। अब ये बच्चों वाले प्रश्न हैं, और इनको अगर आपने गलत कर दिया तो उसी दिन तैयारी छोड़ देना, क्योंकि ये बच्चों वाले प्रश्न हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है? ये गलत नहीं होने चाहिए। ये गलत हुए मतलब मेरिट में पीछे चले गए। जिससे संविधान के प्रारूप पर कुल कितने 114 दिन बहस हुई। कितने दिन? 114 दिन, कुछ खास नहीं। भारतीय संविधान को पारित होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इस समय संविधान के कुल 395 अनुच्छेद, अब देखो 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। कितने? आज भी 22 भाग हैं। अनुसूचियां 8 से 12 हो चुकी हैं। अनुच्छेद का लास्ट नंबर आज भी 395 है। लेकिन अगर ए बी सी डी इन सबको गिने तो 465 से ज्यादा हो चुके हैं अनुच्छेद। कितने? जो डीडी बसु थे, दुर्गादास बसु जी जो थे, तो वो लिखते हैं कि जब आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद कितने हैं तो लास्ट नंबर जो 395 है आज भी। कितना है? जब पूछा जाए संख्या की दृष्टि, मतलब अगर टोटल काउंट करें ए बी सी डी, जैसे 243 ए 243 बी सी डी, तब ऐसे अगर गिनेंगे तो लगभग 465 से ऊपर हैं, बल्कि 70 हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। 465, कितना? 465 प्लस है। ठीक है? कितने हैं कंफर्म वो एक बार चेक कर लेना आप नई किताबों में, ठीक है? चलो, अच्छा जेबी कृपलानी की वाइफ हैं, सॉरी, मतलब पुत्री नहीं है, जेबी कृपलानी की मजूमदार, ठीक, वाइफ थी भाई। सुचिता कृपलानी वाइफ थी किसकी? जेबी कृपलानी की, ठीक है? डॉटर नहीं। चलो जी, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ये याद करना पड़ेगा, 24 जनवरी 1950 को हुई। और क्या बताऊं, ये डेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है कि हपड़ तपड़ में बहुत सारे डिसीजन इसी दिन लिए गए, है ना? अब 24 जनवरी 1950 याद रखना, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाना था। गणतंत्र दिवस मनाना था तो क्या चाहिए था भाई? राष्ट्रगान चाहिए था। राष्ट्रगान चाहिए था तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को क्या किया, है ना? अच्छा, 15 अगस्त 1947 को हमें झंडा चाहिए था। क्या चाहिए था? तो झंडा कब अपनाया संविधान सभा ने? मतलब संविधान सभा नहीं बोलूंगा मैं ये बोलूंगा कि हमने झंडे को कब अपनाया, ट्राई कलर फ्लैग को? 22 जुलाई 1947, क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त आता है ना, तो 15 अगस्त को झंडा चाहिए था, ट्राई कलर फ्लैग, है ना? एक ट्राई कलर फ्लैग मैडम भीकाजी के रुस्तम कामा ने भी बना दिया था। कौन से रंग थे उस ट्राई कलर फ्लैग में? मैडम भीकाजी कामा, मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारियों की मां मैडम भीकाजी कामा स्टुटगार्ट जर्मनी गई थी। एक ट्राई कलर फ्लैग उन्होंने भी बनाया था, बट वो ट्राई कलर फ्लैग को नहीं अपनाया हमने। हमारा ट्राई कलर फ्लैग अलग था। हमारे ट्राई कलर फ्लैग में क्या? केसरिया। उनके ट्राई कलर फ्लैग में हरा, पीला और लाल था। हरा, पीला और लाल। जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग है उसमें क्या होता है? केसरिया, सफेद, हरा, बीच में चक्र होता है। कितनी तीलियां होती हैं चक्र में? ठीक है। तो आपने हर कलर का मतलब भी देखना है, वो आगे बताऊंगा मैं, फिलहाल उतना नहीं जा रहा हूं।
बाकी राष्ट्रगान पे आ जाता हूं फिर दोबारा। 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, राष्ट्रगान, जनगण मन, है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो गाते हैं बांग्लादेशी, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारा भी जनगण मन भी लिखा, ठीक है। भारत भाग्य विधाता जॉर्ज पंचम के लिए कहा गया है। किसके लिए? जॉर्ज पंचम के लिए कहा गया है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध पाकिस्तान में है। किसमें है? पाकिस्तान में। चलो, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सिंध भी रहेगा, भारत भाग्य विधाता भी रहेगा, जैसे है उस रूप में कटिंग करके है वैसे, वो तो वैसे ही गाएंगे हम जैसा उसको गा रहे थे, ठीक है। किसी ने मतलब उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे कि जी सिंध क्यों, सिंध तो पाकिस्तान में, हम क्यों गा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जो सिंध से भारत में आए हैं लोग, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलो, इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। किस दिन? 24 जनवरी। और संविधान सभा को भंग करके, संविधान सभा भंग हो गई, अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। किसमें परिवर्तित कर दिया गया? भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम, जो शॉर्ट टाइटल है, अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, आर्टिकल 393। अगर मैं यूपीएससी का पेपर बनाता तो मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाता 393 से, क्योंकि वहां तक कोई जाता ही नहीं है ना। हिंदी में प्राधिकृत पाठ बनाया है यूपीएससी ने, हिंदी में प्राधिकृत पाठ से, लेकिन संक्षिप्त नाम पर, शॉर्ट टाइटल पर नहीं बनाया है, तो मैं बनाता। इसके अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अनुच्छेद 394 संविधान को लागू, कमेंसमेंट होने की बारे में है, 394 कमेंसमेंट। इसके तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई। उल्लेखनीय है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद उसके अंगीकार करने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 से, और शेष संपूर्ण भाग को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 जनवरी 1949 से 26 नवंबर 1949 से, अब भाई सुनो, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 से प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? 16 अनुच्छेद, जो कि जिस दिन अंगीकृत किया गया संविधान को, 26 डे ऑफ नवंबर 1949। अब वो आर्टिकल कौन कौन थे वो ध्यान में रखना आपने। 5, 6, 7, 8, 9, आसान है, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर 60, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324 मतलब वो मुझे भी पता है, 324 मतलब इलेक्शन कमीशन, ठीक है। 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। इतना समझ में आ गया? ये उसी दिन लागू हो गए। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को अंगीकृत करने और 26 जनवरी 1950 लागू, यानी एग्जीक्यूशन की जो डेट है वो क्या है? 26 जनवरी 1950 की। इतना समझ में आ गया? अब क्या जरूरत पड़ी 26 नवंबर 1949 को जब अडॉप्ट कर लिया तो उसी दिन गणतंत्र मना देते? तो मैंने बताया था 1929 लाहौर अधिवेशन, जेएल नेहरू, पूर्ण स्वराज, साथ में कहा कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, इसलिए 26 जनवरी ऐतिहासिक तिथि का इंतजार किया गया। ये समझ में आ गया? भाई 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुए? 15 अगस्त 1947 को क्यों आजाद हुए हम? जबकि अगर मैंने आपको बताया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पास हो गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की जो पास होने की डेट है वो क्या है? अरे 1947 है, डेट पूछ रहा हूं मैं। खास बोला था मैंने कि उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। अरे जुलाई से काम नहीं चलेगा, डेट 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई को क्यों नहीं मना लिया हमने स्वतंत्रता दिवस? जब सम्राट ने वहां हस्ताक्षर कर दिए तो भाई 18 जुलाई को मनाना चाहिए था। अगस्त में क्यों मनाया? 15 अगस्त को क्यों मनाया? क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने कहा कि इस दिन जापान को हमने क्या किया था? हराया था। उसकी क्या मनाना चाह रहे थे वो कि उस दिन 15 अगस्त को करेंगे हम। क्या करेंगे? समझ में आया? ठीक है, तो बस इतना ही बताना चाह रहा हूं मैं।